हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक दी ऑल एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में फिलहाल दरोगा के 1799 पदों पर जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी परीक्षा के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन की तरफ से 30 प्रैक्टिस सेटों का जो पहला वॉल्यूम है वो यहाँ पे जारी किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि आज हम इस सेशन में 27वें प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम क्या कहा जाता है? तो इसे कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में फर्मी जो होता है, फर्मी मीटर, यह सर्वाधिक छोटा मात्रक है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस मात्रक से देखिएगा तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है, यानी फर्मी मीटर से परमाणु के नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। यदि किसी पिंड के संवेग को n से गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा n² टाइम्स हो जाएगी। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप डैश द्वारा आयोजित किया गया, किस देश के द्वारा यह आयोजित किया गया था? तो यह भारत के द्वारा आयोजित किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? आर्टिकल बताना है। तो आर्टिकल 44 जो है यह समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने को निर्देश देता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम गोवा में यूसीसी लागू हुआ था, यानी ये 1961 में देखिएगा जब गोवा आज़ाद हुआ था, उससे पहले भी गोवा में यूसीसी था। लेकिन अगर देखिएगा तो गोवा के बाद मार्च 2024 में उत्तराखंड राज्य जो है यह यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड सर्वप्रथम राज्य बन गया है भारत का। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो भारतीय जनसंख्या का 31.6% जो आबादी है वो शहरों में रहती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला स्टेट अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र जो स्टेट है, इसके जो लोग हैं शहरों में सर्वाधिक निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो मंगलौर की संधि करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया था। यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत 1780 में हुई थी और यह कब तक चला था? तो 1784 तक यह युद्ध चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में एक तरह से खत्म हो गया था मंगलौर की संधि के तहत। और मंगलौर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। 1784 में यह मंगलौर की संधि हुई थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में और यह 5 वर्ष की योजना थी, तो 1956 तक यह योजना चली थी। इसके अलावा देखिएगा तो पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य योजनाओं की बात कर लें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडविल मॉडल पर आधारित थी और पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपीधर मॉडल पर आधारित थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुंद्रेमुख की खानी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुंद्रेमुख की खानी यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल रिसरा में स्थापित की गई थी। रिसरा कहाँ है? तो यह कोलकाता के समीप है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1855 में इसकी स्थापना की गई थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है?
तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। 1387 में नाबार्ड में डैश के द्वारा या डैश के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप समूहों को बैंक से जोड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि यह किसके साथ एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो 1987 में नाबार्ड द्वारा मिराडा के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मिराडा के साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला हिंदी भाषा जो संग्रहालय है यह काशी में, उत्तर प्रदेश के काशी में इसकी स्थापना की गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में है, तो सबसे अधिक गरीब भारत में है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो बिहार ने लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और महिला ट्रिपल स्पर्धा में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके खिलाड़ी कौन कौन थे, खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति इसके मुख्य 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है अर्थात अल्ट्रासाउंड यह चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम का पिंड 4 किलोग्राम के पिंड पर यदि 10 न्यूटन का बल लगाए तो 4 किलोग्राम के पिंड की 1 किलोग्राम के पिंड के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी। यह प्रतिक्रिया जो होती है न्यूटन के तीसरे लॉ के हिसाब से काम करेगी, तो इस पे जो बल होगा वह 10 न्यूटन का ही लगेगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है और यह न्यूटन के तृतीय गति के अनुसार ऐसा होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। क्लोरोफॉर्म को बनाने में विरंजक चूर्ण अर्थात CaOCl2 का इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे स्टेट दिए हैं और उनमें स्थित झीलों को दिया गया है, तो मिलान करना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो विकल्प डी जो है यह सही नहीं है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं बल्कि यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। बाकी का जो भी मिलान है वह सुमेलित है। विकल्प डी सुमेलित नहीं है। हुसैन सागर झील कर्नाटक नहीं बल्कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं, यानी कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है किनकी सीमाओं पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो हेडक्वार्टर लंदन में ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ये सही है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, यह गलत है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है। कहाँ पे, वियना में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1957 को 29 जुलाई 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु 1957 माफ कीजिएगा 29 जुलाई 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना में है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है, तो भारत के अलावा इनके गान को यानी इनकी रचना को बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी स्वीकार किया गया है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं, तो पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं यह श्रीलंका में पाए जाते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया? तो बम्बई विश्वविद्यालय के द्वारा भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र प्रारंभ किया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। धनुषी क्रांति का संबंध किससे है? धनुषी क्रांति का संबंध उपरोक्त में से सभी से है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। धनुषी क्रांति का अभिप्राय कृषि विकास के विभिन्न क्षेत्रों से है, इसीलिए इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, स्वर्ण क्रांति आदि प्रकार की क्रांतियां आती हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ए का हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, तो ए का बी का हो जाएगा 3। इसके बाद संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सी का 1 हो जाएगा। और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी साहब थे, तो डी का 4 हो जाएगा। डी का 4 नहीं, डी का 2 हो जाएगा। JB कृपलानी साहब थे। इसको अच्छे से मिला लेते हैं, यहाँ से लेके आप चाहें तो ऐसे मिला सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम आपको बताना है, तो इसके तट का नाम है कोरोमंडल। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 के लिए कुल बजट परिव्यय का आकार कितना है? कुल बजट परिव्यय का आकार 3 करोड़ सैकड़ों हजार 10,000 लाख। इसको हम काउंट कर लेते हैं, यानी सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,16,895.02 करोड़ है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गहरे समुद्र मिशन, डीप ओशन मिशन के तहत भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है? तो इस पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000 है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस मिशन के अनुसार देखिएगा तो भारत जो है मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी को वर्ष 2026 तक गहरे समुद्र मिशन के लिए लॉन्च करेगा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। इसरो ने अपना 100वां 100 यानी एक फर्स्ट सेंचुरी जो था मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया था? 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है इसरो ने? तो GSLV F-15 को लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का नाम है 100वें मिशन में जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था उसका नाम है GSLV F-15। तो इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण जो है वह कब हुआ था? तो 29 जनवरी 2025 को यह प्रक्षेपण किया गया था। और इस प्रक्षेपण यान का नाम है GSLV F-15। और इसके द्वारा जो है कि नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो विकल्प सी ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। जल में क्या मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? जल में क्या मिलाकर? तो वाशिंग सोडा मिलाकर जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर किया जा सकता है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक पदार्थ के सोडियम निष्कर्षण में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाने पर बैंगनी रंग आ जाते हैं, तो यह निम्न में कौन सा यौगिक है? तो यह सल्फर यौगिक है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। धमनी व शिरा में रक्त का pH क्या होता है? धमनी और शिरा में रक्त का pH क्या होगा? तो ये देखिएगा तो धमनी में अधिक व शिरा में कम होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। धमनी में शुद्ध रक्त जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और रक्त का pH मान की बात करें तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्यों में पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिएगा तो चौथे नंबर पे यूपी आता है और 5वें नंबर पे गुजरात आता है। ठीक है, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी, 5वें पे गुजरात। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इनके छोटे टुकड़े के समूह को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का
सही आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह कभी कभी पृथ्वी से टकराकर विशाल गर्त बना देते हैं और इन्हीं गर्तों में कभी कभी यह गर्त जो होते हैं झील का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वह एक क्षुद्र ग्रह से निर्मित झील का उदाहरण है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है और इन्होंने ही लाल किला का भी निर्माण करवाया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महासागर में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागर में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय तल का ऊपर उठना तथा गिरना ज्वार भट्टा कहलाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह जो है यह शुक्र है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। शुक्र के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे एक तो प्रकाशमान ग्रह ये है ही, और इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। 943 भारत का लिंगानुपात है और बिहार का लिंगानुपात 918 है। इसके अलावा केरल राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का जो लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा है, कितना? 1084 यहाँ का लिंगानुपात है। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही सबसे न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है 879, केरल का सबसे ज़्यादा है 1084, बिहार का हो गया 918 और भारत का हो गया 943। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? सरोद का प्रमुख कलाकार कौन है? तो उस्ताद अमजद अली खां यह सरोद के प्रमुख कलाकार है। इसके अलावा अगर बात करें पंडित रविशंकर जी की तो यह सितार वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां यह तबला वादक हैं तथा पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शक संवत से कब से प्रारंभ हुआ? शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया। किस अधिवेशन में स्वीकार किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने कराची अधिवेशन 1931 में इसे स्वीकार किया। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। वर्ष 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसी अधिवेशन में यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ की गई है? तो इसकी मेज़बानी रूस में की गई है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा दिया है? किसे दिया गया है? तो यह जो दर्जा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाक से रुधिर यानी ब्लड का बहना क्या कहलाता है? नाक से ब्लड का बहना एपिटैक्सिस कहलाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत अपघट्य विलयन में धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? तो धारा के प्रवाह का कारण आयन होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या है? तो आवर्त सारणी में इसका समूह यह चौथे समूह में रहेगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर इसे आप वर्गों के रूप में सेल्स के रूप में अगर आप सजाना चाहें तो ये होता है 6 और इसको हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2,
2p2। तो इस प्रकार से इसे सेल्स के रूप में लिखा जा सकता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? तो मेलेनिन जो वर्णक है हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मानक समय उस मानक यामयोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? यह इलाहाबाद से गुजरती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसे और थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखें तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री, कितनी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच से कितने आगे है? ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूप्रपटी के अंदर शैलमूल यानी मैग्मा जो होता है, मैग्मा के शीतलन यानी इसके ठंडा होने से क्या बनता है? मैग्मा जब भूप्रपटी के अंदर मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो क्या बनता है? तो मैग्मा जब ठंडा होता है तो पतालीय चट्टान का निर्माण होता है या पतालीय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, तो यह शासक कौन था? तो यह शासक सिकंदर लोदी थे। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो 1504 में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बंगाल विभाजन के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय या जालियांवाला बाग के समय या 1906 में? तो होम रूल लीग की जो स्थापना है यह प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल कब? अप्रैल 1906 में। अप्रैल 1906 नहीं, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और होम रूल लीग की स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने तथा मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए विकल्पों में कथन बी जो है यह सत्य नहीं है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन परिवर्तन से है, यह गलत है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, न कि राष्ट्रपति शासन से। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने, मुगल बादशाह थे जहांगीर, और इन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। जिनका नाम क्या था, यानी इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? तो जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी सब भाषा में लिखी थी और इनकी आत्मकथा का नाम है तुजुके जहांगीरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले का सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात दिए गए विकल्प में जो भी ऑप्शन है ये सभी गंगा के साथ इनकी सीमाएं साझा होती है। और देखेंगे तो बिहार में कुल 12 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा गंगा से जुड़ी हुई है। इसे आप याद कर सकते हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, इन तमाम 12 जिलों की जो सीमाएं हैं वो गंगा से लगती है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि मार्च 1816 में हुई थी। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुगौली की संधि अंग्रेज और नेपाल के बीच में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। भारत में संविधान सभा का सृजन कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता जो है अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है? मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन कहा जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 के बीच में किया गया था। विकल्प सी इसका सही आंसर है। भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यह बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। झूमर या झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 का आयोजन कौन सा राज्य में किया गया था? तो इसका आयोजन असम राज्य में किया गया था। विकल्प डी इसका सही आंसर है। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल
तरल भरा रहता है तो पेरिकार्डियल द्रव्य भरा रहता है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना यानी रेगुलेट करना है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? दिए गए विकल्पों में एल्बुमिन जो है यह एक प्रोटीन है जो मूत्र निर्माण में सहायक होती है। एल्बुमिन, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेषित करने वाले प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये जो हार्मोन होता है यह अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? तो इसकी स्थापना वर्ष है 1952। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल एकेडमी ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा देखिएगा तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में हुई थी। 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो बिहार में पर्णपाती वनों की अधिकता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और पतझड़ वन अधिक पाई जाती है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? मात्र एक बार संशोधित किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में यह संशोधन हुआ था। और इसमें देखिएगा तो इस संशोधन में मुख्य रूप से संविधान प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता यह 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति जो है इसका अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 312 यानी 312 के तहत यदि राज्यसभा चाहे तो 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो बहुलवाद की जो राजनीतिक विचारधारा है यह राज्य संघों का संघ है इस वक्तव्य को समर्थन करती है। इसका समर्थन करती है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उनके राइटर हैं, तो यह देखना है इसमें कि कौन सुमेलित नहीं है। तो विकल्प सी जो है विकल्प डी जो है यह सुमेलित नहीं है, यानी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है यह नहीं लिखी गई है। व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है यह राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी के जो मिलान है वो सही है। विकल्प डी सही नहीं है। व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है यह वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। और यहीं पर बारदोली में ही महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी के थ्रू वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह एक तरह से हुआ कब था? तो यह 1928 में यह घटना हुई थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इन्होंने यह हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में किया था। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 30 अप्रैल 1908 में यह इन्होंने प्रयास किया था। तो 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंकने के प्रयास में भूलवश वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री की गाड़ी पर बम गिरा, जिस कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। इस कारण 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई थी। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन 2024 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो पाकिस्तान में किया गया था। और इस आयोजन में भाग लेने के लिए भारत
भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी गए थे। और 2025 का जो शंघाई सहयोग संगठन 2025 का जो आयोजन था वह चीन में किया गया था, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेने गए थे। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 37वां जो राष्ट्रीय खेल था, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो था वह गोवा में किया गया था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? गोवा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। उसके बाद 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 38वां राष्ट्रीय खेल था इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। और जो 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 में आयोजन होगा इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की कौन सी प्रजातियां होती हैं? स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां होती हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करना है। तो इसमें गलत युग्म किसका है? तो विकल्प सी जो है यह गलत युग्म मणिबंध गर्दन संबंधित है, यह गलत है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गर्दन में सर्वाइकल कशेरुकाएं अस्थियां पाई जाती है, जिसकी संख्या कितनी है? 7 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है? भ्रूण किसमें नहीं होता है? तो भ्रूण एस्केरिकिया में जो है, सॉरी एस्केरिकिया में नहीं, भ्रूण जो है यह शैवालों में नहीं होता, अनुपस्थित होता है। भ्रूण शैवालों में अनुपस्थित होता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शैवाल में हरित लवक पाए जाते हैं और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी तथा कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिकाओं के निर्माण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। कौन है? राइजोबियम है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है और यह किसमें होता है? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, सही बात है, और इसका वहन स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्त्रियां वहन करती है और प्रकट किसमें होता है? पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति का रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और कान्हू थे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यह संथाल विद्रोह या इसे हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कब हुआ था? तो यह आंदोलन या यह विद्रोह 1855-56 में यह हुआ था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मोनो रेल की सुविधा किस शहर में है? भारत में मोनो रेल की सुविधा मुंबई में है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवदार, चीड़, ओक के वन किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? तो यह पहाड़ी या पर्वतीय कह सकते हैं, पर्वतीय वन के उदाहरण है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर से जो प्रश्न है ये मैथ से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए हम इसका आपको आंसर बताते चलेंगे। 91 का जो है सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 91 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 92 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 93 देख लेते हैं। 93 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 94 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। 95 इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। 96 में क्या करना है? 96 में एक्टिव वॉइस बताना है। तो एक्टिव वॉइस कौन है? तो दिए गए विकल्पों में जो ऑप्शन ए है, एवरीवन एडमायर ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल, विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 97 में क्या करना है? इसमें स्पेलिंग देखना है। ठीक है। यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग जो है यह गलत है। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या होती है? यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। इसकी जो सही स्पेलिंग है ये UNIVERSITY होती है, यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इसलिए विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो पढ़ा ना जा सके वह अपठनीय होता है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपठित क्या होता है? अपठित जो अब तक पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहा जाता है, और जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहा जाता है। अगर अलिखित की बात करें तो जो लिखा ना हो उसे अलिखित कहते हैं। ठीक है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में वर्ष 2024 से 27 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है
किस भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 2024 में यहाँ पे देखिएगा तो संजय मल्होत्रा जी को अगले 3 वर्षों के लिए आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। किनको? संजय मल्होत्रा जी को, जो कि क्रम के हिसाब से 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शक्तिकांत दास जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से यह सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपको 28वें प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।